नमस्कार साथियों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार से। अध्ययन की श्रृंखला में हमने पहले के वीडियो में देखे हैं कि आयात व निर्यात करने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या प्रवेश मार्ग हैं। अब इसमें से लास्ट है आपका संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयाँ या कंपनियाँ। देखिए, इस रूट में कंपनी जो जनक कंपनी है, जो फादर कंपनी है, वो खुद अपना पूर्ण व्यवसाय दूसरे देश में ले जाती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का ये माध्यम उन कंपनियों की पसंद होता है जो अपने विदेशों में परिचालन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं, किसी के साथ भी कंट्रोलिंग शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी टेक्निक्स, अपने सीक्रेट्स, अपने नो हाउस, अपनी मार्केटिंग स्किल्स पूरा यूज करना चाहते हैं, तो वो अपनी 100% पूंजी लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन कंपनियों का जो बिज़नेस होता है वो दो तरीके से होता है। ये एक सब्सिडी बनाते हैं अपने उस देश में जिसमें इनको निर्यात करना है, वहाँ पे अपने नाम के सब्सिडी बना के या तो ये पूरा ग्रीन फील्ड, जिसको हम कहते हैं हरित क्षेत्र उपक्रम, पूरा नए सिरे से ही हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं, या कोई ऑलरेडी कंपनी वहाँ पे हो उसका पूर्ण स्वामित्व खरीद के उसको पूर्ण अपने नियंत्रण में लेके और अपना ब्रांडिंग, अपने नेम, अपनी स्किल्स तैयार करना, इसको हम ब्राउन फील्ड ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम एक नज़र देखते हैं। विदेशों में जो कंपनियां हैं और वो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनियां यहाँ पे स्थापित करती है, उसके लाभ ये होता है कि जो मेन कॉरपोरेशन है, जो फादर कॉरपोरेशन है, उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है दूसरे देश में जो कारोबार चल रहा है। इसके अलावा वो उसके ऑपरेशंस में पूरा ध्यान रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके जो सीक्रेट्स हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं, उनकी जो एबिलिटी है वो उन तक ही रहती है, किसी दूसरे के साथ शेयर होने का रिस्क नहीं रहता है। लेकिन इसके साथ कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, लिमिटेशंस क्या है कि चूंकि उनका 100% नियंत्रण है, तो जो पूंजी की आवश्यकता है, जो पूंजी लगाई जा रही है, वो भी 100% उन्हीं को ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो भी रिस्क एसोसिएट है वो भी इन्हीं को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी इनकी है, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो स्किल्स को एक्वायरमेंट करने में भी तकलीफ आ सकती है। तीसरा, चूंकि 100% विदेशी ही अपनी हिस्सेदारी रख रहे हैं, तो कई देशों में विदेशी कंपनियों के लिए जो अलग नियम बने हुए हैं, वो उनका नियमों का उनको सामना करना पड़ता है, थोड़ी कठिनता आती है। तो ये अभी तक हमने देखे हैं कि क्या क्या प्रवेश के मार्ग हैं। अब मैं एक नया टॉपिक और आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देखिए, हमने ये तो देख लिया कि विदेशी व्यापार क्या होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने के तरीके या प्रवेश मार्ग क्या क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से आयात या निर्यात किया जाता है। देखिए, प्रोसेस लगभग एक सी है। आप निर्यात कर रहे हैं तो वो आपके लिए निर्यात प्रक्रिया हो जाएगी, जो आयात कर रहे हैं उनके लिए आयात प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एक ही सौदे में एक आयातक होगा और एक निर्यातक होगा, तो ये प्रोसेस एक ही होती है, लेकिन आयातक के लिए थोड़ी डिफरेंट और निर्यातक के लिए थोड़ी डिफरेंट। तो देखिए, हमने ये तो दिखाई है कि जितना आसान या जितनी आसानी हमें घरेलू व्यवसाय में होती है, उतनी आसानी हमें विदेशी व्यवसाय में नहीं हो सकती। सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कई फैक्टर्स हैं जो कि विदेशी व्यापार में जटिलता का कार्य करते हैं। तो अब एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो देखिए, हम निर्यात प्रक्रिया में देखें, सबसे जो पहला पॉइंट होता है निर्यात प्रक्रिया में, वो क्या होता है। तो जो निर्यातक है सबसे पहले पूछताछ प्राप्त करता है और निर्क को भेजना। देखिए, कोई भी जो निर्यातक है उसके सामने आयातक, जिसको सामान का या किसी वस्तु या सेवा का क्रय करना है,
वो उसके निर्यातकों के पास इंक्वायरी भेजता है। इंक्वायरी मीन्स कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक लैपटॉप खरीदना है, तो उस लैपटॉप में उसका वेट कितना हो, उसकी साइज क्या हो, उसके फीचर क्या हो, उसकी प्रोसेसर क्या हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसको आप डिटेल देते हो और आप उन लोगों को भेज रहे हो जो कि उसको बेच रहे हैं। तो इसी प्रकार आयात निर्यात में जो आयातक होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट के प्रति, वो रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट जो एक्सपोर्टर हैं उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है। तो सबसे पहले हम इंक्वायरी प्राप्त करते हैं, रिक्वायरमेंट प्राप्त करते हैं। मैं निर्यातक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के निर्यातक हैं, तो आपके पास में जैसे आप मान लीजिए आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो जब आयातक आपको कहेगा कि साहब मेरे को इस डिज़ाइन की चाहिए, इस ग्राम की चाहिए, इस ये मेटल होना चाहिए, ये कलाकारी होनी चाहिए, तो जब सबसे पहले आप क्या प्राप्त करेंगे, आप पूछताछ इंक्वायरीज आपके आएंगी और आप निरख भेजेंगे। देखिए ये निरख क्या होता है, निरख का मतलब होता है प्रारूप बीजक। प्रारूप बीजक में मूल्य संबंधी सूचनाएं होती हैं जिस पर निर्यातक उस पर्टिकुलर गुणवत्ता, उस पर्टिकुलर कैटेगरी, श्रेणी, शेप, वेट, मतलब जो भी शेप वेट आपको चाहिए जो आपने इंक्वायरी में भेजा है वो हम भेज रहे हैं, आपको बेचेंगे, तो वो किस स्पेसिफिकेशन के होंगे और उसकी क्या रेट होगी। तो जब आप ये डिटेल देते हैं तो जिस फॉर्म में दी जाती है उसको हम बोलते हैं निरक। वो एक आपका कोटेशन हो गया। इसमें आप पैकेजिंग किस प्रकार से होगी, पेमेंट के क्या सिस्टम होंगे, सारी डिटेल दी जाती है। अब सेकेंड पॉइंट है आदेश अथवा इंडेंट की प्राप्ति। देखिए जब आप निरख भेजते हैं तो जो इंपोर्टर होता है, जो आयातक होता है, वो अपने एनालिसिस के बाद में जो भी इंडेंट, जो भी उसने कोटेशन प्राप्त किए हैं उनमें से किसी को वो अपना इंडेंट भेजता है। इंडेंट वो किसको भेज रहा है, जिससे कि वो खरीदने का इच्छुक। तो जब निर्यातक को ऑर्डर या इंडेंट मिलता है तो वो क्या करता है, तो देखिए इसमें यदि संभावित क्रेता या आयातक फर्म निर्यात का मूल्य एवं अन्य शर्तें जो आपने दी है प्रारूप बीजक में, निरख में, उनको अगर वो स्वीकार है तो फिर वो डिटेल भेज देता है कि आपको माल कब भेजना है, कैसे डिलीवरी करनी है, क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, मार्किंग कैसे होगी, ये चीज़ें वो भेज देता है। तो जब हम इंडेंट की प्राप्ति कर लेते हैं और हमको ऑर्डर प्राप्त हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए जो बंदा हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसकी हम क्रेडिट चेक करते हैं और हम उससे ये कहते हैं चूँकि उधार में क्रय हो रहा है, अगले को भी आप पे विश्वास नहीं, आपको भी उस पर विश्वास नहीं, तो जो बैंक्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी एक्टिव भूमिका निभाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आयातक से भुगतान की गारंटी प्राप्त करते हैं। और भुगतान की गारंटी कौन देता, बैंक्स, वहाँ के बैंक्स, आपके देश के बैंक से उनका टाइप होता है, तो आपको भुगतान का जोखिम ना हो इसलिए आयातक आपको साख पत्र भेजता है। साख पत्र क्या होता है, साख पत्र आयातक बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसमें वह निर्यातक को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी देता है, बशर्ते जो कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें मेंशन हैं उसको निर्यातक पूरा करें। और ये इंटरनेशनल बिजनेस में जो पेमेंट सेटलमेंट है, जो भुगतान का तरीका है, उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला है। अब देखिए ये पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। देखिए कोई भी, हम भारत की बात करें तो कोई भी फर्म अगर फॉरेन में अपना प्रोडक्ट सोल्ड आउट करना चाहती है, बेचना चाहती है, मार्केट में एंट्री चाहती है, तो उसको भारत सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो भुगतान के संबंध में जैसे ही आप इंश्योर होते हो कि जो भी हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे उसका पेमेंट हमको मिल जाएगा, तो आप निर्यात लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। देखिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसमें ये चीज़ें चलती रहती है, तो उसमें तो फर्म है जो एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले से ही रिसीव कर लेती है, तो अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, भारत में अगर आप वस्तुओं का निर्यात करते हो तो उसमें सीमा नियम लागू होते हैं और उनके अनुसार
निर्यातक फर्म को निर्यात का लाइसेंस पूर्व ही प्राप्त कर लेना चाहिए। और अगर आपको ये लाइसेंस चाहिए तो आपको इस लाइसेंस प्राप्ति करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे। उसमें से है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में खाता खोलना एवं खाता संख्या प्राप्त करना। देखिए मोस्टली जो इंडिया में बैंक्स हैं उनमें जो परमिशन दी जा रही है वो परमिशन आरबीआई देती है। तो आरबीआई के द्वारा जो ऑथोराइज्ड बैंक है उसमें आपका खाता होना चाहिए और वो खाते नंबर आपको आगे देना पड़ेंगे। अब हम देखते हैं एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम है DGFND। DGFND मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार महानिदेशालय अथवा क्षेत्रीय। देखिए अलग अलग रीजन पे निर्यातकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण भी बनाए हुए हैं, तो इनसे भी आपको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो हमने अभी तक ये जो चीज़ें देखी हैं कि आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम जो शेष चीज़ें हैं वो आगे के वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।